हेलो फ्रेंड्स, एएचपी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम फंडामेंटल राइट्स के अंदर आने वाले दो आर्टिकल जो कि आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13 है उसकी हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो जो ओरिजिनली जो फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट होते हैं वो आर्टिकल 14 से लेके स्टार्ट होते हैं, जो कि राइट टू इक्वलिटी है आर्टिकल, उसके बाद राइट टू फ्रीडम, उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो ओरिजिनली 14 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन उसके पहले जो आर्टिकल 12 एंड 13 होते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं इन दोनों आर्टिकल को स्किप कर देते हैं। लेकिन फर्दर जो हम आर्टिकल पढ़ते हैं 14 से लेके जो भी आर्टिकल होते हैं उनके लिए ये दोनों आर्टिकल्स का पता होना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 12 में हम देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट आती है। जो भी आगे फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसमें जो भी स्टेट जो टर्म यूज होता है, जो भी जो ये स्टेट जिसमें कैपिटल एस रहता है वो स्टेट आगे फंडामेंटल राइट्स में और पार्ट 3 में यूज होता है। तो उसका स्टेट टर्म का मतलब क्या है, ओरिजिनली क्या क्या इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो आगे हम ये देखेंगे। और आर्टिकल 13 में जो भी लॉ किसी भी पार्लियामेंट या किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा बनाया गया है, जो भी स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आएंगे, तो अगर वो फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट है या फिर मतलब असंगत हैं या फिर फंडामेंटल राइट्स का विरोध करते हैं, तो उस नियम का क्या किया जाएगा आगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, आर्टिकल 12 को स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल 12 को हम देखेंगे, द टर्म यूज्ड इन डिफरेंट प्रोविजंस कंसर्निंग द फंडामेंटल राइट्स। अभी मैंने कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स के आगे जो प्रोविजंस हैं उनमें इसको कंसर्न किया गया है, इसको यूज किया गया है। जो भी प्रोविजन कंसर्न रखते हैं फंडामेंटल राइट से, तो उसमें ये टर्म यूज किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 12 हैज डिफाइंड द टर्म फॉर द पर्पज ऑफ पार्ट 3। मेनली जो ये इस आर्टिकल में स्टेट टर्म का जो डेफिनेशन यूज किया गया वो मेनली पार्ट 3 के लिए, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है जिसके अंदर क्या आता है, फंडामेंटल राइट। पार्ट 3 के अंदर ही फंडामेंटल राइट आता है। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है और इसके बेसिक फीचर्स हैं, तो इसकी मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में डाल दूंगा। और जो भी पीडीएफ नोट्स हैं उसकी भी मैंने टेलीग्राम लिंक की डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इट, स्टेट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। अब स्टेट जो वर्ड है, जो टर्म है, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है तो वो हम देखेंगे। तो जो यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट के अंदर जो भी उसकी गवर्नमेंट है, जो भी यूनियन गवर्नमेंट की पार्लियामेंट है, यानी कि जो भी एग्जीक्यूटिव है और जो भी लेजिस्लेटिव ऑर्गन है यूनियन गवर्नमेंट का, सबसे पहले यूनियन गवर्नमेंट का जो भी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव ऑर्गन है वो इस डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड होगा। उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन है वो इस डेफिनेशन में इंक्लूड होगा। जो ऑल लोकल अथॉरिटीज हैं, लोकल मतलब बेसिक लेवल पे जो भी, जैसे म्यूनिसिपैलिटीज हो गई, पंचायत हो गई, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो गए, और जो भी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हो गए। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मतलब जो भी गवर्निंग बॉडी, डिस्ट्रिक्ट में जो भी गवर्निंग बॉडी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी गवर्निंग बॉडीज होती हैं उसको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होता है। और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट मतलब जो गवर्नमेंट ट्रस्ट जो होते हैं वो ट्रस्ट इसके अंदर आ जाते हैं। ऑल अदर अथॉरिटीज दैट इज स्टेटूटरी एंड नॉन स्टेटूटरी। ठीक है, मतलब जो ये दोनों टर्म है, स्टेटूटरी एंड नॉन स्टेटूटरी अथॉरिटीज, तो इनके बीच में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि ये दोनों टर्म होते क्या है। तो इनको भी हम थोड़ा अलग से ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेंगे जिससे समझ में आ जाए कि ये दोनों टर्म बेसिकली होते क्या है। तो स्टैट्यूटरी जो बॉडीज होती हैं या फिर अथॉरिटीज, तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं, इनका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं होता है, ये क्रिएट की जाती हैं बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी बॉडीज का हमने देख लिया। इसके बाद हम देखेंगे नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज क्या होती हैं। तो ये मे भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो सकती हैं या मतलब इनका कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र होता है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन हम स्टडी करते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं इनका जिक्र होगा। ठीक है, ये परमानेंट हो सकती है, मतलब
एक बार बना दी तो उसमें जो भी चेयरमैन्स होंगे, जो भी उसके मेंबर्स होंगे, वो चेंजेस होते रहेंगे, लेकिन जो ये बॉडी है ये परमानेंट रहेगी। या फिर एडहॉक, मतलब कोई भी जो ऑब्जेक्टिव इसके होते हैं उन ऑब्जेक्टिव के फुलफिलमेंट होने के बाद ये जो बॉडी या फिर अथॉरिटी होती है वो डिसॉल्व हो जाती है। तो इसमें जो हमने देखा कि जो भी स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ हैं वो आ जाती है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो गई, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन हो गया, सेल यानी कि स्टील वाला जो हो गया, स्टील अथॉरिटी इंडिया की हो गई, ठीक है। ये एक वाइडर सेंस यहाँ पर प्रोवाइड किया है। मतलब आप देखिए, यूनियन गवर्नमेंट पूरी की पूरी इंक्लूड हो गई, स्टेट गवर्नमेंट पूरी की पूरी इंक्लूड हो गई, लोकल अथॉरिटी जो म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, ये सब इंक्लूड हो गया, स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज ये भी इंक्लूड हो गया। तो आप देख सकते हैं कितना वाइडर इसका कॉनोटेशन हो गया, कितना वाइडर सेंस यहाँ पर क्रिएट कर दिया। और आप स्टेट को किसी भी राज्य या फिर छोटा सा टर्म आप मान लेते हैं, लेकिन इसके अंदर ये सारा इंक्लूड हो रहा है इतने से टर्म के अंदर, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जो भी एजेंसीज हैं, इन जो भी ये एजेंसीज, जो भी ऊपर हमने अथॉरिटी की बात की है, इन सबको चैलेंज किया जा सकता है अगर ये किसी भी फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करें। मतलब ऊपर जितने भी हमने ये ए से लेके डी तक जितने भी चीज़ें अभी हमने स्टडी किया है, जो अथॉरिटीज, जो गवर्नमेंट की बॉडीज आ रही हैं, अगर वो ऐसा कोई कानून या फिर ऐसा कोई काम करे जो कि फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है, ठीक है, तो उनको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में। और कोर्ट में चैलेंज करने पर, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब यहाँ तो हो गई गवर्निंग, जो भी गवर्नमेंट की बॉडीज हैं, जो भी स्टेट के अंदर जो बॉडीज आती हैं, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट बॉडीज की भी बात की है कि आप जैसे एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे गवर्नमेंट का टेंडर निकला है हाईवे बनाने के लिए, तो जो भी प्राइवेट बॉडी, जो भी प्राइवेट इंडिविजुअल होगा, या फिर हम अपनी आम भाषा में कहें ठेका लेना, जो भी ठेकेदार होते हैं, जो भी हाईवे बनाते हैं, बड़े बड़े जो प्राइवेट इंडिविजुअल बॉडीज होती हैं, तो उन्हें जो टेंडर मिलता है, तो वो हाईवे तो सरकार बनवा रही है, और जो हाईवे बना रहा है वो प्राइवेट इंडिविजुअल है, तो वो प्राइवेट इंडिविजुअल एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट काम करेगा, मतलब गवर्नमेंट का एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करेगा। तो उस टाइम पे वो भी स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आएगा, किसकी, जो भी स्टेट की डेफिनेशन, स्टेट की मीनिंग है, उसके अंदर आएगा आर्टिकल 12 में। तो समझ गए कि जो भी प्राइवेट बॉडी है, जो भी प्राइवेट इंडिविजुअल है, अगर वो गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रहा है, गवर्नमेंट के किसी टेंडर, किसी वर्क के तहत काम कर रहा है, तो वो भी स्टेट की मीनिंग के अंदर इंक्लूड होगा। तो यहाँ पर हमने देखा आर्टिकल 12 को देखा। अब हम आर्टिकल 13 को स्टडी करेंगे। तो आर्टिकल 13 में जो भी लॉ इनकंसिस्टेंट है, या फिर असंगत है, या फिर विरोध करते हैं फंडामेंटल राइट्स का, तो उनके साथ क्या किया जाता है, ठीक है। अब आर्टिकल 13 डिक्लेयर करता है ऑल लॉज, जितने भी लॉज हैं जो कि इनकंसिस्टेंट हैं, जो भी मतलब असंगत हैं या फिर विरोध हैं, या फिर डेरोगेशन का मतलब होता है अपमान, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है असंगत या फिर विरोध, जो भी विरोध करते हैं फंडामेंटल राइट्स का, या फिर फंडामेंटल राइट्स का अपमान होता है उन किसी भी कानून से, जो भी लॉज क्रिएट हो रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स का क्या कर रहे हैं, असंगत या फिर विरोध कर रहे हैं, तो उनको वॉइड करार किया जा सकता है, उसको अमान्य घोषित कर दिया जा सकता है। अब ये अमान्य घोषित कौन करेगा, कौन ये डिसाइड करेगा कि ये जो लॉज है, जो भी एक पर्टिकुलर लॉज है, या जितने भी लॉ हैं वो इनकंसिस्टेंट हैं कि नहीं है फंडामेंटल राइट्स के, तो ये सब किसके द्वारा किया जाएगा। समझ लीजिए इनकंसिस्टेंट हैं, लेकिन इनको अमान्य घोषित कौन करेगा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या भी कुछ भी है। तो जब ऐसा कोई लॉ है जो इनकंसिस्टेंट और इन डेरोगेशन है फंडामेंटल राइट्स के, तो उनके ऊपर जुडिशियल प्रोसीडिंग बैठाई जाती है, उनको डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू के अंदर डाला जाता है, ठीक है। और जब ये जुडिशियल रिव्यू यानी कि जो कोर्ट्स हैं
वो इनका फैसला करेंगे। तो ये पावर सुप्रीम कोर्ट को दी गई है इसके जुडिशियल रिव्यू की आर्टिकल 32 में, एंड हाई कोर्ट को दी गई है आर्टिकल 226 में, जो कि डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी लॉ को जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर इनवैलिड है। कौन? ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, मतलब किसी भी कॉन्ट्रावेंशन मतलब होता है उल्लंघन, किसी भी फंडामेंटल राइट का अगर उल्लंघन कर रहा है कोई भी लॉ तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर इनवैलिड अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे द टर्म लॉ। अब यहाँ पर हमने जो टर्म देखा, ऊपर भी हमने जैसे यहाँ पर देखा लॉज, तो इन लॉ के अंदर कौन कौन से लॉज आ जाएंगे। वहां पर हमने देखा था स्टेट के अंदर क्या क्या आता है, यहाँ पर भी जो लॉज है ये भी एक वाइडर कॉनोटेशन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर लिखा है लॉ इन आर्टिकल 13 गिवन अ वाइडर कॉनोटेशन। अभी मैंने कहा वाइडर कॉनोटेशन प्रोवाइड करता है, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है तो वो हम स्टडी करेंगे। जो भी परमानेंट लॉ हैं, जो भी परमानेंट लॉ हैं जो कि एनेक्टेड किए जाते हैं, जो कि क्या अधिनियमित किए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, जो भी लॉज एनेक्ट किए जाते हैं तो वो जो भी लॉज एनेक्ट किए गए हैं वो इस लॉ की कैटेगरी में आएंगे। या फिर जो भी टेम्परेरी लॉज हैं लाइक ऑर्डिनेंस इशू करते हैं प्रेसिडेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। अब ऑर्डिनेंस इशू क्यों करते हैं प्रेसिडेंट और भी जो स्टेट गवर्नर्स हो गए, तो जब जो पार्लियामेंट होता है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर होता है उनका जो कार्यकाल में नहीं रहते हैं, उनका सेशन ऑफ रहता है, सेशन में नहीं रहते हैं, तो उस टाइम जो यूनियन गवर्नमेंट होती है या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट होती है तो उनके रिकमेंडेशन पर जो प्रेसिडेंट होते हैं या फिर स्टेट गवर्नर्स होते हैं वो ऑर्डिनेंस इशू करते हैं जिनको टेम्परेरी लॉ कहा जाता है, और इस केस में इनको ऑर्डिनेंस कहा जाता है। अब तो जो टेम्परेरी लॉ हो गए वो भी इन लॉज की कैटेगरी में आएंगे कि अगर ऐसे टेम्परेरी लॉ प्रेसिडेंट या फिर किसी भी गवर्नर ने पास किए जो कि फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करते हैं तो इसे भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया जाएगा। किन के द्वारा? कोर्ट्स के द्वारा। ठीक है, अब हम सी पॉइंट में देखेंगे जो भी स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट है इन द नेचर ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ठीक है, तो वही स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट आ गया, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा नहीं, मतलब पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, जो भी पार्लियामेंट मतलब जो भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हो जाता है उसके तहत बनाए जाते हैं। जो भी ऑर्डर है, बाय लॉ है, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन जो भी हैं इनके अंदर जो लॉज आ जाते हैं, मतलब जो स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके द्वारा जो भी लॉज बनाए जाते हैं वो लॉ इसी लॉ की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, जो भी नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉ है, मतलब नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉ मतलब जो कोर्ट्स होते हैं उनके द्वारा, मतलब जो कोर्ट्स होते हैं वो सबसे पावरफुल माना जाता है हमारे इंडिया में। जो भी ये डिसीजन सुनाते हैं उनके ऊपर ना ही कोई गवर्नमेंट होती है ना ही कोई पार्लियामेंट होती है, तो ये सुपीरियर माने जाते हैं। इनके जो लॉज हैं वो फोर्स ऑफ लॉ के जैसा काम करते हैं। ठीक है, अब हम ई पॉइंट में देखेंगे दस नॉट ओनली अ लेजिस्लेशन बट एनी ऑफ द अबव कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट एज वॉयलेटिंग अ फंडामेंटल राइट्स एंड हेंस कैन बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड। अब लेजिस्लेशन ही नहीं, कोई भी बॉडी जो हमने ऊपर डिस्कस की, कोई भी बॉडी, कोई भी अथॉरिटी अगर फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करती है तो उसे डिक्लेयर किया जाएगा वॉइड, अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, फर्दर आर्टिकल 13 डिक्लेयर्स दैट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट अ लॉ एंड हेंस कैन नॉट बी चैलेंज। अब आर्टिकल 13 के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं, जो भी संविधान में संशोधन होते हैं, वो लॉ की कैटेगरी के अंदर नहीं आएंगे, मतलब इनको चैलेंज नहीं किया जाएगा ऑन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो ऐसा पहले हुआ करता था 1973 के पहले, लेकिन जब 1973 में केशवानंद भारती केस में जो भी प्रोसीडिंग्स चली उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है
उसको भी चैलेंज किया जाएगा ऑन द ग्राउंड। अब किस बेसिस पे इसको चैलेंज किया जाएगा? ऊपर तो लिखा है कि चैलेंज नहीं किया जाएगा अगर फंडामेंटल राइट्स का भी वॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर उसने ये कहा कि इसको चैलेंज किया जाएगा अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म कर रहा हो, बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट कर रहा हो, तो इसे वॉइड करार दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमने आर्टिकल 12 को और आर्टिकल 13 को देखा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।